टॉपिक का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप इस टॉपिक को देखिएगा बाबू, तो टॉपिक को शुरू से लास्ट तक का जितने भी 30 या 35 मिनट के आसपास होंगे, तो वो पूरे वीडियो को एक साथ उतना टाइम निकाल करके पूरे वीडियो को एक साथ देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। तो इस टॉपिक को हम लोग बात करते हैं और आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल करके इसको आप अपने लग जाए। क्या बता रहा हूं, देखिए बाबू यहां पे क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे मैं एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमने क्या किया कि एक प्लस क्यू चार्ज को लाया है, इसको लाया है प्लस क्यू चार्ज को। तो इस प्लस क्यू चार्ज के लाने के वजह से क्या, चारों तरफ कोई भी डायरेक्शन में आप जाओगे, कोई भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, अपने सभी डायरेक्शन में चारों तरफ एक इफेक्ट दिखाता है। तो सर वो इफेक्ट होता क्या है, उस इफेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? तो कहता ये है बाबू कि मान लीजिए इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे मैं एक दूसरा चार्ज लाता हूं, दूसरा चार्ज लाया मैंने, क्यू नॉट बोला हूं उसको, दूसरा चार्ज लाया हूं। तो ये चार्ज जब यहां पे आया ना, तो इस चार्ज को एक फोर्स का अनुभव हुआ, एक फोर्स का फील हुआ कि हम पे कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये जो इस चार्ज पे जो फील हो रहा है ना, तो वो फील क्या हो गया, इसके एरिया में लाने की वजह से ऐसा फील हो रहा है। तो जो फील्ड, ये जो चारों तरफ का जो फील्ड होता है बाबू, इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जिस भी फील्ड का देखो, इस चार्ज के हम चारों तरफ का एरिया की बात करेंगे, इस चार्ज का, तो इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बाबू सोर्स चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं स्रोत आवेश कहते हैं बाबू। और जिस चार्ज को हमने चेक करने के लिए लाया हुआ है, जिस चार्ज को हम चेक करना चाहते हैं कि इसके आसपास क्या इफेक्ट होगा, तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज को बोलते हैं परीक्षण आवेश। उस चार्ज को, जिसको हमने चेक करने के ला रहा है, जिसको चेक करने के ला रहे हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज बाबू। ये टेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है? तो कहता है ये यूनिट चार्ज होता है। यूनिट चार्ज होना चाहिए, मतलब एकांक आवेश होता है। अगर मैं दूसरा बात करूं इसके बारे में, कहता है बाबू ये क्या होना चाहिए? तो कहता है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। कहता है ये जो मान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो कहता है इसका मान बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। और एक बात कहता है बाबू कि इट जो है हैव पॉजिटिव साइन। कहता है इसका साइन कैसा होना चाहिए बाबू? इसका साइन होना चाहिए क्या? पॉजिटिव होना चाहिए। तब पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन होना चाहिए इसका। और एक बात और आता है, सभी पॉइंट को लोग समझते हैं। अच्छा, यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ? यूनिट चार्ज का मतलब हुआ बाबू सबसे छोटा चार्ज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसके बराबर चार्ज आपको क्यू नॉट को लेना है। तो जिस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किस पे एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू कितना होता है? तो कहता है उस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस क्यू नॉट पे जो चार्ज होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। और ये जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज कहते हैं। ठीक है सर, ये बहुत छोटा क्यों लेते हैं? तो अगर मैं आपको इसको मान लेते हैं बाबू, अगर इसको मैं बड़ा ले लूं, बड़ा मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा ले लूं, छोटा ले लूं, बड़ा मैग्नीट्यूड लूं, तो बड़ा अगर लेता हूं तो इसका भी अपना फील्ड होगा बाबू। अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो इसका भी अपना फील्ड होगा, तो इसका ये अपना फील्ड होगा, तो ये चार्ज इस पे क्या करेगा? इसको अपने जगह से हटा देगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इसके फील्ड का भी बनाएगा ना। तो इसको जैसे ही लाएंगे तो इसको अपने तरफ से हटा देगा। तो इसीलिए इस कारण से इसके साइन क्या लेते हैं? बहुत छोटा लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीजों को बताते हैं कि भाई इसके साइन प्लस क्यों होता है। तो प्लस साइन लेने का एक फायदा यहां पे होता है बाबू, प्लस साइन लेने का एक फायदा ये होता है कि अगर मान लिया मैं प्लस चार्ज यहां पे लेता हूं और ये भी अगर प्लस चार्ज है, तो अगर ये वाला चार्ज माइनस का है, तो सेम इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो अगर ये प्लस का चार्ज होगा बाबू, तो अगर यहाँ पे हम क्यू नॉट को लाते हैं तो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये फोर्स इस पे लगाएगा ना, तो इसका फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है
अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी दिशा में होती है। अगर ए वाला चार्ज माइनस का लेते हैं तो अगर मैं यहां पे क्यू नोट को लाता हूं तो क्यू नोट पे फोर्स ई डायरेक्शन में लगेगा। अगर क्यू नोट पे फोर्स ई डायरेक्शन में लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। यही कारण से यहां पे हम लोग इसका क्या साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो सर क्या प्रॉब्लम आएगा, तो कहता है निगेटिव साइन लेने की वजह से अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होता है। आई होप ये बातों को आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम निगेटिव चार्ज लेंगे तो कहता है ना कि ये फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस वजह से साइन क्या लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं, सहूलियत के हिसाब से कि भाई सहूलियत हो जाए कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस कारण से इसका साइन क्या लेते हैं बाबू, पॉजिटिव लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन। तो इसका डिफाइन क्या कहता है, लिखा हुआ बाबू, कहता है कि ये जो चार्ज है ना आवेश, तो इसके चारों तरफ का ऐसा फील्ड, इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जिसके बीच में अगर हम लोग कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला दूं, मतलब एकांक धन आवेश को ला करके अगर मैं रखता हूं इसके चारों तरफ, तो अगर वह इट एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है कि वो चार्ज जिसको मैंने लाया है ना वो एक्सपीरियंस करे। तो क्या एक्सपीरियंस करे, तो उसको लगे ऐसा ना कि हमको कोई अटैक कर रहा है या कोई रिपेल कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह का फील्ड होता है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर फील्ड होता है। एक ऐसी फील्ड रखता है वो वेक्टर फील्ड रखता है। इसके बारे में जो सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बाबू फेराडे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, फेराडे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है और उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बात को, यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज बताया है और यहाँ पे कौन सा चार्ज बनाया है, माइनस चार्ज बनाया है। तो अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूं और साथ में किसकी बात करूं, माइनस चार्ज की बात करूं, तो अगर मैं प्लस और माइनस चार्ज की बात करूंगा बाबू, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके बगल में हम किसको ला के रखे, मान लो क्यू नोट को लाए हैं। और क्यू नोट कैसा है, क्यू नोट क्या है, तो टेस्ट चार्ज है, उसका साइन क्या है, तो उसका साइन प्लस का होगा और बहुत छोटा है। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो फोर्स इधर लगेगा। तो अगर फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर माइनस का चार्ज हो तो माइनस वाले चार्ज के इस पॉइंट पे मान लो मैं ला के रखता हूं क्यू नोट को, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, तो इसका साइन प्लस का होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू नोट से करते हैं। अरे बहुत बहुत छोटा होता है। तो ये प्लस का है बाबू, इस पे साइन प्लस का होता है, ये प्लस का है। ये माइनस का चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर की होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं निगेटिव चार्ज के वजह से, निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग ऐसे दिखाते हैं और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे एरो बाहर की तरफ दिखाते हैं और यहाँ पे एरो किधर की ओर दिखाते हैं, अंदर की तरफ दिखाते हैं। अच्छा एक और देख लीजिए बाबू, अगर एक चार्ज प्लस का हो और दूसरा चार्ज माइनस का हो तो क्या होगा, तो कहता है प्लस वाले चार्ज, आपको बताया जाता है कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी होता है बाबू, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है, तो निगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। तो इसलिए हम लोग एरो ऐसे ही देते हैं। अरे लाइन कैसा बनाया गया, एक कर्व लाइन बनाया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बताएं तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाते हैं, किसका दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं बाबू एक्टिव पे, यहाँ पे भी सवाल आता है कि सर अगर मैं इस क्यू नोट को इस पॉइंट पे रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा क्या जितना मैं यहाँ पे रखूं,
या यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, तो क्या यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा? तो नहीं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम नहीं होगा। लेकिन अब एक बात को समझिए, नहीं होगा तो भाई सर उसकी वैल्यू कितना होगा, उसको हम लोग कैसे बताएं कि सर होता है कि नहीं होता है? तो उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब इस प्लस चार्ज से इतना डिस्टेंस पे अगर किसी चार्ज को रखते हैं क्यू नोट को, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग निकालते हैं। उसके लिए नया टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी वजह से क्या होता है बाबू, तो किसी मतलब कोई चार्ज के आसपास हमारे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, पूछा जाए कि उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उस पॉइंट को, उसकी मैग्नीट्यूड को निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन लिखा हुआ है क्या बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। कहता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर उस चार्ज से, जिस चार्ज को रख करके वहां पे चेक कर रहे हैं, अगर उससे हमको डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमको निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, लिखा हिंदी में भी। तो ये चीज आप हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। कहता है किसी बिंदु पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है बाबू, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो इसकी डायरेक्शन को लिखते हैं किधर से किधर, पॉजिटिव से किस तरफ होती है बाबू, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड होती है। इसका सिंबल बाबू ई देते हैं, ई के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ई का जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ई का फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, तो कहता है एफ ई का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत स्थैतिकी बल, या उसी को कूलम फोर्स भी कहते हैं। अगर कूलम फोर्स को अगर मान लीजिए, देखो बाबू यहाँ पे क्या कहता है, एक चार्ज मान लो क्यू है और यहाँ पे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम किसको लाएंगे, तो क्यू नोट को लाएंगे। तो ये क्यू नोट जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा, तो अगर उस फोर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कूलम फोर्स से निकालते हैं। कूलम से उस फोर्स को निकाल करके अगर इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जिसको ला करके यहाँ पे रखे हैं, तो उस पॉइंट का क्या निकल जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किस किस केस में निकालते हैं। तो आइए, तो जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग किस किस केस में निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग निकालने का 3 तरीका पढ़ने का होगा। एक को बोलेंगे एक पॉइंट चार्ज के कारण, यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्ज रहेगा, मतलब अलग ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश का अलग अलग चार्ज, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज आसपास रखे होंगे, तो किसी पॉइंट में पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तीसरा कहता है कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो क्या होगा। बच्चे ध्यान रखिएगा कि ए पॉइंट चार्ज का केस और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का, इन दोनों केस का जो प्रॉब्लम है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस केस के लिए मैं आपको समझाऊंगा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बेस का न्यूमेरिकल जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है। तो लिखा हुआ कि ए पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो कहता है एक पॉइंट चार्ज क्यू रहे और डिस्टेंस आर रहे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डिस्टेंस आर पे, तो उसका फॉर्मूला था ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, और के का मान पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला बाबू किसका फॉर्म का है, स्केलर फॉर्म का है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि इसके मैग्नीट्यूड में एक मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर का फॉर्म का पूछ रहा हूं तो मैग्नीट्यूड के बगल में क्या लगा देंगे, डायरेक्शन लगा देंगे। तो आर का डायरेक्शन, आर वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है आर। ए यूनिट वेक्टर बाबू, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताता है किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा, के क्यू बटा आर वेक्टर, यहाँ पे आर कैप था बाबू, तो आर कैप था, तो आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये क्या था, ये इसकी वैल्यू तो ये वाला लिख दिया, और नीचे में मैग्नीट्यूड है, तो पहले से 2 था, एक और आ गया तो 3 हो गया। तो
तो यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज देखूं तो ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है बाबू। प्लस क्यू चार्ज देखूं तो क्यू नोट पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अगर मैं माइनस चार्ज की बात करूं तो माइनस चार्ज जो है इस पे फोर्स जो है इस दिशा में लगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे क्यू नोट को, और क्यू नोट पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ करेगा, खींचेगा। यहाँ पे भी प्लस का क्यू नोट चार्ज है तो यहाँ पे भी इसको रिपेल करेगा, तो जिधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। अभी बात आपको समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो क्यू नोट जो है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बाबू, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 है। इस पॉइंट पे अगर आपको पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो यहाँ पे किसको ला कर रखेंगे, तो क्यू नोट को ला करके रखेंगे। तो जब हमने यहाँ पे क्यू नोट को लाया है बाबू, तो क्यू नोट पे लाया तो ये भी प्लस, सब मान लो प्लस का है, अगर ये भी चार्ज प्लस का है तो ये प्लस वाला चार्ज इसको फोर्स इधर लगाएगा, तो जिधर फोर्स लगाएगा वही दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर Q2 की बात करो, ये भी प्लस का है तो ये भी क्यू नोट भी प्लस का है तो इस पे फोर्स इधर लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। एक Q3 चार्ज है तो इस पे फोर्स इस दिशा में लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी दिशा में लेंगे, तो इसका नाम दिया हमने पहले वाले चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दिया E1, दूसरे वाले चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दिया E2, और तीसरे वाले चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दिया E3। तो इस पॉइंट पे अगर पूछेगा बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू E नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। जितने भी चार्जेज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उन सभी को जोड़ दोगे। ये कौन बताता है, ये बताता है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने आपको कूलम्ब वाला भी फॉर्मूला में देखे थे, कूलम्ब वाले में भी, वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी पॉइंट पे अगर आपको नेट वेक्टर चाहिए तो उन सभी वेक्टर, जितने भी वेक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी को जोड़ दीजिए। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन होने का 3 तरीका होगा बाबू। क्या क्या, तो चार्ज एक लाइन L लेंथ का कोई रॉड है, उस पे चार्ज पूरी तरह से बटा हुआ है, तो उस पे पूरे पे बटा हुआ है, तो हमको पूछा पूरे पे चार्ज कितना होगा, तो हम लोग पूरे की नहीं बात करेंगे, हम लोग हमेशा यूनिट लेंथ की बात करेंगे। एकांक लंबाई में एकांक लंबाई का चार्ज कितना होगा तो उसको हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा r स्क्वायर, और साथ में लगा देते हैं dl बाबू। dl मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे एक सरफेस पे चार्ज बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, अगर इसका एरिया ये है, एरिया ये है और इस पे पूरे पे चार्ज बटा हुआ है, तो मैं पूछूंगा यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पे कितने चार्ज हैं, कितने आवेश है, उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और DA, मतलब इसको DA का मतलब हो गया कि भाई वो आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एरिया के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर इसकी बात करूं तो अगर मान ले कोई स्फीयर है, कोई मतलब कोई स्फीयर है, यहाँ पे कोई एरिया था, एरिया में चार्ज मतलब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर एग्जाम्पल हो गया उसका। रॉड की लंबाई केवल उसके पास लेंथ होती है। अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूं तो ये स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसके पास केवल एरिया होता है। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो यहाँ पे बोला मैंने कि अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम भी है, V वॉल्यूम है, इस पूरे में चार्ज बटा हुआ है, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको रो से। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, बस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, r स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे इस रो को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे रो को इंटीग्रेट करें किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर देंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन का 3 तरीका, एक लेंथ में बटा हुआ है, एक कोई रॉड है उस पे बटा हुआ है, कोई स्क्वायर पे चार्ज बटा हुआ है, और ये स्क्वायर कहे तो कोई वर्ग पर, और कोई स्फीयर पे चार्ज बटा हुआ है। तो यहां पे रॉड के पास केवल लेंथ होता है बाबू, और ये लेंथ ये होता है तो पूरे पे चार्ज अगर बटा है तो हमको पूछेगा कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ के चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। अगर मैं यहां पे बात करूं बाबू, इसकी बात अगर करता हूं तो सुनिए, यहां पे मैंने क्या बोला है कि यहां पे लैम्डा है, तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे बाबू, लैम्डा को डीएल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, लैम्डा को डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे।
यहां पे हम लोग अगर बात करेंगे सिग्मा का, सिग्मा क्या है, तो कहता है अगर एरिया ए है पूरे पे चार्ज बटा हुआ है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, क्योंकि ऊपर में आता है क्यू आता है ना फॉर्मूला में, चार्ज लिखना होता है। तो यहाँ पे चार्ज नहीं लिखते हैं बल्कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा। और यहाँ पे हम लोग बस सिग्मा को इंटीग्रेट कर देते हैं एरिया के रिस्पेक्ट में। अगर ये पूरे देखिए स्फीयर है तो स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, तो अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है तो मैं पूछूं कि यूनिट वॉल्यूम का कितना चार्ज होगा, तो उसको मैंने बोला रो होता है। अब यहां पे क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे पूरे चार्ज की बात क्यों लिखते हैं, ऊपर में चार्ज लिखते हैं, तो हम लोग पूरे चार्ज नहीं हम लोग रो लिखे हैं तो रो को इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं कि E का फॉर्मूला KQ/R² कहां से आया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहां पे मैं बोलूं बाबू कि एक मान लो प्लस Q चार्ज ले रहा हूं, इस A डिस्टेंस R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस, और यहां पे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये फॉर्मूला आया कहां से, तो KQ/R² से फॉर्मूला आया कहां से उसको देखते हैं। तो मैंने बोला था जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा बाबू, वहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज को लाएंगे। टेस्ट चार्ज बहुत बहुत छोटा होता है, इसका चार्ज कैसा होता है, तो इसका चार्ज प्लस का होता है बाबू, और ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, यूनिट चार्ज भी इसको बोलते हैं। अब ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला का बताया था फोर्स बटा चार्ज, जिस चार्ज को हम यहाँ पे ला करके रखे हैं, तो उस वहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे और वहाँ पे उसको किससे डिवाइड कर देंगे, Q0 से डिवाइड कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो F का मान क्या होता है बाबू, तो F यहाँ पे कौन सा है, कूलम्ब फोर्स वाला जो फॉर्मूला होता है, तो Q0 बटा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा R², इसको डिवाइड कर दें किससे, Q0 से। Q0 मर गया बाबू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/R² हो गया। आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको एक एक पॉइंट को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू, एक नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा, जिसको हम लोग देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं बाबू, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या उसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत स्थैतिकी बल रेखाएं। ये कहता क्या है बाबू, कहता है ये इट इज इमेजिनरी पाथ ड्रॉन इन अ प्लेन, कहता है किसी प्लेन में खींचा गया एक तरह का इमेजिनरी पाथ है, along which a unit positive charge actually move in electrostatic field। तो कहता है बाबू कि एक लाइन इमेजिनरी खींचा जाता है किसी प्लेन में, जिधर मतलब उधर खींचा जाता है, जिसके तरफ along which a unit positive charge actually move, कहता है कि उधर ही खींचा जाता है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। हिंदी में पढ़ लेगा, यह समतल में खींची गई वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसके साथ एक इकाई धनावेश विद्युत स्थैतिकी क्षेत्र रेखा में गति करता है, तो वह यदि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको अगर एक दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाऊँ अगर बताऊँ तो कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो किसी प्लेन में खींचा गया एक इमेजिनरी पाथ है, जिसके अलोंग जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव करता है, यदि वह Q0 घूमने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। तो यदि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, तभी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहां पे देखिए कुछ मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्वाभाविक किस्म बनाया था बाबू, क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है बाबू, मैंने बोला यहाँ पे देखो, बोला लाइन यहाँ पे स्ट्रेट बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे Q0 को लाता हूँ तो इस पे फोर्स सीधा इधर लगाएगा, अगर फोर्स इधर लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैं पहले ही बता रखा हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग लाइन तो बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसका एरो बाहर की तरफ दिखाते हैं। ऐसे ही अगर निगेटिव चार्ज होगा
तो निगेटिव चार्ज होगा तो इसके एरिया में अगर मैं क्यू नोट को लाता था तो क्यू नोट प्लस का होता था, तो वो फोर्स इधर लगेगा, क्यू नोट अपने तरफ खींचेगा। तो माइनस क्यू वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन तो स्ट्रेट बनाते हैं और एरो जो है अंदर की ओर कर देते हैं, एरो अंदर की ओर दिखाते हैं। अगर एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज रहे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं? तो बताया ही जाता है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से शुरू होती है और निगेटिव पे खत्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और निगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से शुरू हुआ है, निगेटिव पे जाके खत्म हो रखा है। इधर दिखा रहा है कि इधर से लाइन निकल रहा होगा और इधर दिखाया जाएगा कि लाइन इधर से इंटर कर रहा होगा। ठीक है, ये एक प्लस का चार्ज है, दूसरा किसका चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। अगर दोनों चार्ज सेम टाइप का रहे बाबू, ये भी प्लस का रहे ये भी प्लस का रहे, तो मान ली इधर से लाइन निकला ढूंढता ढूंढता, अब इधर देखा कि जो लाइन आ रहे है वो भी बाहर तरफ ही जाना चाहता है, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, और दोनों ने अपना अपना डायरेक्शन को बदल लिया। तो ये प्लस का चार्ज है, तो आप लोग ऐसे बनाओगे डायग्राम, यहाँ पे भी दिखाओगे कि काटा नहीं बल्कि मुड़ गया है। तो अगर ये दोनों प्लस का होगा बाबू तो यहाँ पे एरो जो है बाहर की तरफ दिखाओगे। अगर ए वाला चार्ज दोनों माइनस का होगा तो एरो किधर दिखाएगा? अंदर की तरफ दिखाइएगा। तो सीबीएसई ना इसके बेस आपको क्वेश्चन देखता है, क्या क्या देता है कि पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, सिंगल निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, या अगर ये प्लस और माइनस का दो बराबर चार्ज है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो ये बात हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाइए, मतलब विद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसके द्वारा कहता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। और दूसरा ये भी कहेगा कि सेम दो मतलब टू लाइक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये सभी सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड पूछा हुआ है। तो आई होप ये बात को आप समझ में आ रहा होगा, और स्टेट बोर्ड में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं बाबू। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा का प्रॉपर्टी कहता है कि स्टार्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है कहां से? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के क्या होती है? खत्म होती है। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है आर कंटिन्यूअस कर्व बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस कर्व है लेकिन यह क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप का मतलब ये होता है बाबू कि मान लीजिए कोई यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे गया तो यहाँ पे इधर वापस नहीं आएगा, या इसके अंदर से होकर के कोई वापस नहीं आता है। तो ऐसा लूप का क्लोज लूप का मतलब इधर से जाना और वापस यहाँ पे लौटना। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू? कहता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कहता है क्या बाबू कि मैंने बताया है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो तो यहाँ पे तो अगर इस स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है इधर इधर प्लस का चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर बना देंगे, ये तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कर्व रहता है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर स्ट्रेट है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक जैसा होगा। जब कर्व लाइन होता है तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए तो कहता है यहाँ पे आप टेंजेंट बना दो, अगर यहाँ पे चाहिए तो ये टेंजेंट बना दो, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो। जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए ऐसा तब करते हैं जब लाइन क्या होती है? कर्व होती है। और स्ट्रेट लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट होता है तो शुरू से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही में सेम होगा। यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है बाबू, अगर लाइन कर्व होती है तो। अभी अगर एक पॉइंट यहाँ पे बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मीनिंग क्या होता है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लीजिए दो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहाँ पे कट करता है,
तो ए अगर कर्व है तो इसका टेंजेंट देखिए बाबू ऐसे बनाऊंगा और इसका टेंजेंट यहाँ पे ये बनाऊंगा। तो अगर ऐसा बनाता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कितनी डायरेक्शन मिल रहे हैं, 2 डायरेक्शन मिलते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन संभव होगा। अगर यहां पे कट कर देता है, 2 कर्व कट करेगा तो 2 टेंजेंट बनाएंगे तो 2 डायरेक्शन बताएगा। इस कारण से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीन को रोक करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप सुनिएगा ध्यान से क्या कहता है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, वो कंडक्टर के सरफेस जो होता है ना, कंडक्टर का सरफेस, उस पर उसका परपेंडिकुलर होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये लिखा हुआ है पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर होगा बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी से जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू कंडक्टर, कहता है कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती है। तो इसी कारण से इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाएगा 1 नंबर में, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको, और दूसरा इसको सीबीएसई इसका पूछा जाता है कि इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है। इसका जवाब एक ही लाइन में होगा। इसका रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से होकर पास नहीं करता है। इसके अंदर अगर आप कोई भी चार्ज अगर डालोगे ना तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कोई भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या होता है, क्यों नहीं पास करती है। तो उसका रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी चार्ज यहाँ पे अंदर इंसर्ट करते हो तो कंडक्टर पे सभी चार्ज जो है ना उसके सरफेस पे आ जाता है। सभी के सभी चार्ज कहाँ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो अगर सभी चार्ज सरफेस पे आ जाएगा तो इसके बीच में कोई चार्ज होता नहीं है, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से लाइन इसके अंदर से पास नहीं करता है। और जब लाइन पास नहीं करता है तो इस कारण से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आइए कोई बात समझ में आ गया। अगला क्या लिखा है बाबू कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट सीधा, और कहता है कि पैरेलल होनी चाहिए, मतलब अगर बराबर डिस्टेंस पे, अगर ए देखिए स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है और सभी लाइन जो देखिए यहां पे बराबर डिस्टेंस पे है। ध्यान रखिएगा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, अगर सभी डिस्टेंस सेम होता है तो ऐसा लाइन अगर आप बनाते हैं तो ये जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये भी चीज़ों को कहता परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि सभी चार्ज सरफेस पे आ गया तो जो भी लाइन जो यहाँ पे आएगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो सभी लाइन देखिए ऐसे बनेगा। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है बाबू कि भाई चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, तो चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा सभी चीज़। तो ये देखिए हम लोग इस चीज़ों को बता रहे हैं आपको। चलिए, तो अगर ये अच्छा लगता है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का उसको कंटेंट मैंने बनाया हुआ हूँ, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको सभी चीज़ बता दिया गया है। तो आइए अब से विदा लेता हूँ।